जावास्क्रिप्ट में हमने अब तक देखा लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने दो लूप देखी, फॉर लूप देखी और व्हाइल लूप देखी। दोनों को किन केस में उपयोग में लाना चाहिए ये भी देखा, यूज़ केसेस देखी। उसके ऊपर हमने कुछ एक्सरसाइज भी देखी। तो हमने यहाँ पे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर लिया है। अब आगे के सेक्शन में बढ़ने से पहले हम कुछ VS कोड एडिटर की कुछ सेटिंग देख लेते हैं। जैसे हर बार जब मैं किसी प्रोग्राम को लिखता हूँ तो उसे कंसोल में कैसे देखता हूँ, उसे किस तरह से देखा जाता है, ये हमने जो अब तक समझा ये काफ़ी बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे था। अब हमें थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाना है, तो इससे पहले हम कुछ कोड एडिटर की सेटिंग देख लेते हैं। इसे रन कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। नोड एनवायरनमेंट देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे ब्राउज़र का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली रन नहीं कर सकता कोड एडिटर में। इसे रन करने के लिए मुझे ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। अब ब्राउज़र के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, तो हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है जो लाइव सर्वर करके। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के लिए आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च मारना है लाइव सर्वर। यहाँ पे लाइव सर्वर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मेरे वाले में ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपके वाले में ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने प्रोग्राम में जाए, आपको यहाँ पे गो लाइव एक बटन मिलेगा जो नया क्रिएट होगा इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करते ही। और जैसे ही आप इस गो लाइव बटन को दबाते हैं, आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा, जैसे मेरे केस में मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसमें आपका ये कोड खुल जाएगा जैसे ही आप गो लाइव दबाते हैं। और जैसे ही आप इसमें Ctrl+Shift+I दबाएंगे, आपका जो कंसोल पैनल है वो खुल जाएगा, कंसोल खुल जाएगा। और यहाँ पे हमें कंसोल में कोड रन होते हुए देखने को मिलता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर कोई कोड रन करूँ, मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ और ये आपका कोड रन। अब इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है लाइव सर्वर के साथ कि अगर मान के चलिए मैं अपने कोड में कुछ भी बदलाव करता हूँ, तो यहाँ कोड एडिटर में अगर कुछ बदलाव होता है तो यहाँ पे हमें तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में एक काम करता हूँ, कुछ नंबर्स ले लेता हूँ 1, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। और जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, वैसे ही यहाँ पे कोड एडिटर में जैसे ही मैंने इसे सेव किया, यहाँ पे आपके चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और लाइव सर्वर में आपको देखने को मिलेगा। मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा बाजू में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बाय साइड ले लिए हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कोड एडिटर में आपका जो कुछ भी मैंने सेव किया है, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे नया कोड लिखा है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आपका रन हो गया है। इस तरह से ये लाइव सर्वर जो है आपका, जो भी आप सेव करते हैं, आपको यहाँ पे रिफ्रेश दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सेव किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगा। लोकल होस्ट के 5500 पोर्ट पे आपका जो सर्वर होगा वो रन होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा। अब ये तो हो गई आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात। लाइव इंडस्ट्री में डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होता है। इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट होता है उसमें नोड का उपयोग किया जाता है, और जो नोड होता है एक रन टाइम जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट होता है। जावास्क्रिप्ट को नोड से पहले ब्राउज़र के अलावा कहीं नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन हमारे पास अब नोड की फैसिलिटी है और नोड एक रन टाइम प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन किया जाए। अब हम ये समझते हैं कि नोड को डाउनलोड किस तरह से किया जाए। तो नोड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है Node.js डाउनलोड। और जैसे आप Node.js डाउनलोड प्रेस करते हैं, आपको कुछ सर्च रिजल्ट मिलते हैं, जिसमें आपको nodejs.org वेबसाइट पे जाना है और नोड रन टाइम जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर इसे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप दबाएंगे, नोड का जो लेटेस्ट वर्जन है 20.17.0 ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके सिस्टम में आपको Node.js मिल जाएगा। अब
Node.js को चेक करने के लिए आपको, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है मेरे वाले में, तो मैं यहाँ पे फिर से इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। और आपको चेक करना है कि Node.js डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आपको कमांड पैलेट में, कमांड पैलेट किस तरह से खोलना है आपने, कमांड पैलेट खोलने के लिए आपने दबाना है कंट्रोल बैक टिक, और जैसे ही आप कंट्रोल बैक टिक दबाएंगे आपका टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल एक तरह से आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है जो आपके विंडोज़ में अवेलेबल होता है उसी का काम करता है, लेकिन यहाँ पे कोड एडिटर, VS कोड एडिटर का अपना कमांड पैलेट है जो रन करने के लिए हमें कोड फैसिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है सिंपली node-version, और जैसे हम इसे डाउनलोड करते हैं तो मेरे सिस्टम में यहाँ पे 18.16.1 नोड का वर्जन ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब यहाँ पे नोड का वर्जन डाउनलोडेड होने के कारण मैं नोड के जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है उसे डायरेक्टली अपने नोड एनवायरनमेंट में रन कर सकता हूँ। और इसे कैसे किया जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे नोड और जो मेरी फाइल है script.js, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैं अगर लिखूँ script.js तो ये रन हो जाएगी। और जैसे ही ये रन होगी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, टर्मिनल में ही इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब ये डिफरेंट कैसे है, सबसे पहले जो पहला अप्रोच था हमारा, हम क्या करते थे, ब्राउज़र में जाके कंसोल में इसका रिजल्ट देखते थे। सेम रिजल्ट 310 और ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, सेम रिजल्ट आपको आपके नोड एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो काम हम ब्राउज़र की सहायता से करते थे प्रोग्राम को रन करने का, अब हम उसे ब्राउज़र में ना करते हुए सीधे हमारे टर्मिनल पे इसे रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो नोड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, ब्राउज़र को हमने अब छोड़ दिया है। लेकिन एक जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, जैसे सीखते वक्त हमें इसमें नोड में डायरेक्टली ना करते हुए हम इसे ब्राउज़र में ही चलाएंगे आगे चल के। और दूसरी बात, अब लाइव सर्वर जो है नोड का आपका डायरेक्टली भी मिल सकता है, नोड से भी लाइव सर्वर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है npm install लाइव सर्वर और -g करना है, g मतलब ग्लोबल। तो ये आपके पूरे कोड एडिटर में लग जाएगा, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं, तो कोई भी अदर प्रोजेक्ट जो आप डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे उसमें भी आपको ये लाइव सर्वर वाली फैसिलिटी नोड की तरफ से मिल जाएगी। और यहाँ पे जो npm लिखा है, ये npm का अर्थ हुआ नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर एक लाइब्रेरी है जो मेंटेन करती है नोड के सारे लाइब्रेरीज को। वहाँ से एक रिपोजिटरी है जो npm है, एक तरह से रिपोजिटरी है। ये रिपोजिटरी मेंटेन करती है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या फिर नोड में जितने भी पैकेजेस हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज है, उनको मेंटेन करती है। और यहाँ से इस नोड पैकेज मैनेजर से हमें इस रिपोजिटरी से डाउनलोड करना है लाइव सर्वर, और इसे जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं हमारा लाइव सर्वर डाउनलोड हो जाता है। और हम इसे थोड़ा वेट करते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो लाइव सर्वर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को लाइव सर्वर में प्रेजेंट कैसे करें, इसे चलाए कैसे, हाँ, अब ये आपका जो कंसोल है, टर्मिनल है, काफ़ी पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। इसे क्लियर करने के लिए हमारे पास कमांड है कंट्रोल एल दबाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इवन आप एक काम करें, CLS भी दबाएं तो भी ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्लियर कर सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, कंट्रोल एल और कंट्रोल CLS, दो कमांड प्रेस करनी है हमें। अगर आप कंट्रोल एल प्रेस कीजिए या CLS प्रेस कीजिए। अब हमने लाइव सर्वर तो डाउनलोड कर लिया है, अब लाइव सर्वर को उपयोग कैसे किया जाए, उसमें रन कैसे किया जाए इस प्रोग्राम को, ये देखते हैं। तो लाइव सर्वर में हमें इस प्रोग्राम को चलाने के लिए सिंपली हमारे टर्मिनल को खोलना है, और हमने ये सीखा है कि टर्मिनल को किस तरह से खोला जाता है। तो टर्मिनल को कंट्रोल बैकटिक जो आपकी एस्केप के नीचे की या फिर जो आपके कीपैड में 1 2 3 जो कीज़ है उसमें 1 से पहले जो की आती है वो होती है बैकटिक की। तो आपको दबाना है कंट्रोल बैकटिक दबाते ही आपका टर्मिनल खुल जाएगा। और इस टर्मिनल में आपको टाइप करना है लाइव सर्वर और -सर्वर, और जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा मेरा जो ब्राउज़र है वो अपने आप खुल जाएगा
जिसमें मेरा ये प्रोग्राम रन होता रहेगा। और साथ ही साथ इस टर्मिनल में हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है लाइव सर्वर पे चल रहा है, उसका पोर्ट नंबर भी आएगा, और वो लाइव सर्वर जब तक चालू रहेगा तब तक ये प्रोग्राम में किसी भी तरह की चेंजेस हम करते हैं तो लाइव सर्वर में वो रिफ्लेक्ट होगी, और हमारे कोड एडिटर से जो भी चेंजेस है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, आपको ब्राउज़र में देखने को मिलेगी या फिर वहाँ के कंसोल में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे लाइव सर्वर मैंने प्रेस कर दिया है तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जो ब्राउज़र है वो खुल गया है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खुला है और उसमें मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो खुला है। और मैं जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ तो मेरा जो कंसोल है वो भी आ गया है। यहाँ पे मुझे कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस लाइव सर्वर कमांड दी और मेरा ब्राउज़र जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। और फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, सर्विंग एट, और ये पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट नंबर पे मेरा चल रहा है। और यहाँ पे 5500 पोर्ट पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे 8080 पोर्ट पे चल रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा पुराना प्रोग्राम चल रहा था, जो हमने लाइव सर्वर जो VS कोड एडिटर का था उससे जो लिया था वो 5500 पे चलता था, और ये जो है 8080 पे चल रहा है। अब इस लाइव सर्वर को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल L से आपका ये क्लियर तो हो जाएगा अगर कुछ इसमें है, लेकिन आपका लाइव सर्वर बंद नहीं होगा। लाइव सर्वर बंद करने के लिए आपको कंट्रोल C प्रेस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप कंट्रोल C प्रेस करते हैं आपका लाइव सर्वर बंद हो जाएगा। और अब मेरा लाइव सर्वर बंद हो चुका है, और अगर मैं इसे टेस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, जहाँ पे मेरा 8080 पे पोर्ट पे चल रहा था, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये बंद पड़ चुका है देखिए, क्योंकि मेरा लाइव सर्वर बंद पड़ चुका है। अब लाइव सर्वर को फिर से चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे सिंपली लाइव सर्वर प्रेस करना होगा, और मेरा देखिए फिर से चल पड़ा है 8080 पोर्ट पे। अब ये जो बंद पड़ा था, अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश कर दूं तो देखिए आपका ये फिर से चल पड़ेगा, देखिए फिर से चल पड़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8080 पोर्ट पे हमारा फिर से लाइव सर्वर जो नोड के थ्रू हमने लिया है वो चलता है। अब ये तो हो गई कोड एडिटर से रिलेटेड कुछ बातें, हमें प्रोग्राम किस तरह से रन करना है, नोड किस तरह से काम करता है, ये हमने देखा। अब हमें ये देखना है कि डीबगिंग क्या होती है, डीबगिंग किस तरह से की जाती है, ये सब हम देखेंगे। तो बहुत बार हम जब कोड लिखते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम में, और बेसिकली एनी अनएक्सपेक्टेड और अनइंटेंडेड बिहेवियर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का वो बग कहा जाता है। तो एक्चुअल टर्म जो है बग 1940 में कॉइन किया गया था, जब एक सचमुच का बग, जिसे कोई एक छोटा सा कीड़ा मान लीजिए, वो कंप्यूटर में प्रॉब्लम कर रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में प्रॉब्लम कर रहा था, और वो प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए उसका नाम, वो उस बग के नाम पे कंप्यूटर प्रोग्राम को भी अब बग ही कहा जाता है। अब बग क्या है, नॉर्मल है, बिल्कुल प्रोग्राम में आते रहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। कुछ बग तो ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिनका प्रोग्राम पे इतना ज़्यादा असर नहीं आता और अननोटिस्ड रहते हैं, प्रोग्राम चलता रहता है, कभी कभार नोटिस हो गए तो ठीक है। और ये सिंपल होते हैं रिजॉल्व करने के लिए, अगर कोई बग प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो बेसिकली सिंपल ही रहेगा रिजॉल्व करने के लिए। अब जो प्रोसेस होता है बग को फिक्स करने का, फाइंड करने का, और उसे आगे प्रोड्यूस ना हो उस तरह का बग कोई प्रोग्राम में, इसे कहते हैं डीबगिंग। अब डीबगिंग कुछ स्टेप्स होते हैं डीबगिंग में, तो हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं। जैसे स्टेप 1 में आपको करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आपने रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो बग है प्रोग्राम में। और इस ऐसे कई सारे बग होते हैं जो अननोटिस्ड रहते हैं, चलते रहते हैं प्रोग्राम में। अब जैसे ही आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि हाँ सर्टन प्रॉब्लम है, बग है, तो आप जो है उसे फिक्स करने की प्रोसेस चालू कर सकते हैं। और ये जो बग जो होते हैं जनरली जो फाइंड किए जाते हैं वो या तो यूज़र रिपोर्ट करता है, या तो प्रोडक्शन के दौरान QA टीम रिपोर्ट कर सकती है। और कुछ बग जो होते हैं जैसे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इन द सेंस कुछ बग जो रहेंगे कुछ स्पेसिफिक ब्राउज़र में ही देखने को मिलेंगे, प्रोग्राम में वो बग नहीं होते, वो ब्राउज़र की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम ओपेरा मिनी में चल सकते, कुछ प्रॉब्लम ओपेरा में हो सकते हैं, तो वो आपको फायरफॉक्स में ना देखने को मिले, और कुछ फायरफॉक्स में होते हैं
जो आपको सफारी में ना देखने को मिले, या फिर सफारी में हो तो वो क्रोम में ना देखने को मिले। तो ब्राउज़र स्पेसिफिक भी बग हो सकते हैं, प्रोग्राम का बिहेवियर उस तरह से हो सकता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर ब्राउज़र अपना खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन लाता है और उनके अपने अपने जो फीचर्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, कौन सी लैंग्वेज को, कौन से वर्जन को वो लैंग्वेज के सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भी होते हैं। अब जैसे ही हमने बग फाइंड कर लिया तो उसे आइसोलेट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ एरर आ रही है, कहाँ पे बग प्रॉब्लम है। और ये हम जनरली देखते हैं कंसोल में, देख लेते हैं कि किस तरह से फ्लो को देख लेते हैं प्रोग्राम के, किस तरह से चल रहा है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और अगर कोई सिंपल है तो हम कंसोल में देख लेते हैं जनरली, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स बग है तो हम जनरली उसे सॉफ्टवेयर की मदद से सॉल्व करते हैं, सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। फिर उसे फिक्स करना है हमें, तो रिप्लेसिंग रॉन्ग सॉल्यूशन, तो जो रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड कोड होता है, उसे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न देके या फिर उसे रिप्लेस करके एक करेक्ट सॉल्यूशन उसकी जगह लगाया जाता है। और अगली स्टेप जो हमें हमेशा फॉलो करनी होती है कि जो एग्जैक्ट बग हमने देखा है कहीं और प्रोग्राम में तो नहीं है वो, तो ये भी हमें वेरीफाई करना होता है और उस तरह का बग आगे ना आए, इसके लिए हमें लॉग बुक में एक छोटी सी एंट्री कर देते हैं। और फिर आगे ना आए इस तरह का बग, इसके लिए भी हम थोड़ी एक केयर रखते हैं कि वो आगे ना आए। और फिर जैसे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से बग सॉल्व किए जाते हैं कंसोल में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। और डिबगिंग जो होती है आपके गूगल क्रोम में बहुत अच्छे तरीके से डिबगिंग की जा सकती है। उसमें कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हम। प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है उसे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोग्राम के फ्लो किस तरह से जा रहा है उसे हम देख सकते हैं एक्चुअली हमारे कंसोल में। तो ये सब कुछ हम देखेंगे और अभी हम इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से इसे डिबग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेता हूँ और उसमें एक इंटेंशनली बग इंट्रोड्यूस कर दूंगा और फिर उसे डिबग करेंगे। किस तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम में हम देख लेंगे प्रोसेस किस तरह से होती है। तो एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ। इस फंक्शन में हम जो आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। अब बात यह है कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें 273 जो टेम्परेचर होता है उसमें उतना ऐड करना पड़ता है। और जैसे ही हम 273 ऐड करते हैं हमें सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं और मैं जल्दी से इसे टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं हम, वैल्यू हम कंसोल से लेंगे, प्रॉम्प्ट की सहायता से लेंगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है? तो एक ब्राउज़र का फंक्शन होता है जिसमें हम जैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो ब्राउज़र में आपका एक जो इनपुट वैल्यू है वो हमें देखने के लिए एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें हम इनपुट वैल्यू जो देते हैं वो वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर कोई डाटा डायनामिकली फीड करना है तो हम प्रॉम्प्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट फंक्शन ले लेता हूँ और प्रॉम्प्ट का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता हूँ और प्रॉम्प्ट में मैं एक सूचना दे देता हूँ, जैसे एंटर द टेम्परेचर टू गेट टू कन्वर्ट इट इन केल्विन। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगा प्रोग्राम में और उसमें हमें एंटर करनी होगी वैल्यू। अब इस ऑब्जेक्ट के बाहर जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट के बाहर हम एक काम करते हैं, फंक्शनल ले लेते हैं केल्विन और केल्विन में हम ऐड कर देते हैं मेजरमेंट डॉट वैल्यू प्लस 273। अब इस प्रोग्राम को हमने लिख लिया है और इसे फंक्शन को हमें लॉक
कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, कंसोल लॉग में हम इसे मेजर केल्विन और इसे इन्वोक कर देते हैं। जैसे हम इसे इन्वोक करते हैं हम इसे रन करेंगे, और इस बार रन करेंगे हम लाइव सर्वर की सहायता से, और लाइव सर्वर लिखेंगे, और जैसे लाइव सर्वर लिखेंगे आपका लाइव सर्वर खुल गया। देखिए आपका यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसे यहाँ पे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में नहीं खोलना चाहता, मैं इसे गूगल क्रोम में खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं गूगल क्रोम में इसे खोल देता हूँ, और यहाँ पे आपका गूगल क्रोम में आ गया है। अब यहाँ पे मैं अगर टेम्परेचर मेंशन करूँ तो मैं 27 डिग्री मेंशन करता हूँ, और 27 डिग्री जैसे मेंशन करता हूँ कंसोल लॉग में मुझे 27-273 आंसर देखने को मिला है। यहाँ पे फंक्शन हमारा इन्वोक हो गया है, प्रॉम्प्ट मेथड हमारा काम कर रहा है। 27 + 273 जो हमारा आना चाहिए था, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस जैसे ही लेगा, यहाँ पे हमने देखा है कि वैल्यू डाली है मेजरमेंट ऑब्जेक्ट में हमारा वैल्यू है, एक प्रॉपर्टी है, उसमें हमें 273 ऐड करने हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 273 ऐड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। 27 के सामने 273 एक कंकैटिनेट हो गए, ऐड नहीं हुए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे तो ये बग हो गया, क्योंकि हमारा आंसर तो सही से आ नहीं रहा है, एक तरह से बग हुआ है। तो इस बग को रिजॉल्व कैसे किया जाए, प्रॉब्लम क्या है, तो इसकी स्टेप्स देख लेते हैं। और स्टेप्स देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली जब भी हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो किस तरह से है ये देख लेते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक कंसोल लॉग कर लेते हैं, इस स्टेज पे कंसोल लॉग कर लेते हैं, और इसमें हम लॉग करेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है ये देखते हैं, measurement.value और measurement.value कंसोल लॉग कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे कंसोल लॉग करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। जैसे हम console.log भी कर सकते हैं, हम console.warn भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक मेथड है। measurement.value, और साथ ही साथ हमारे पास और एक मेथड है console.error करके भी एक मेथड है हमारे पास। और इन तीनों से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका, देखिए यहाँ पे जैसे चेंज डिटेक्ट होता है आपका प्रोग्राम फिर से रन होता है। और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे फिर से मैं 27 डिग्री सेल्सियस दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए 27 जो console.log आया है, कंसोल लॉग में इस तरह से आया है। console.warn में हमें एक वार्निंग साइन आया है, और console.error में एक एरर की फॉर्मेट में आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कंसोल में हम किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए 3 तरीके उपयोग में ला सकते हैं, console.warn, console.log और console.error। मैं इन दोनों को फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। और लाइव सर्वर जब हमारा चल रहा है, जैसे ही हम सेव का बटन दबाते हैं, यहाँ पे हमारी फाइल फिर से रन होती है, जो भी चेंज डिटेक्ट होता है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हमने वैल्यू देख ली, साथ ही साथ हम एक काम कर सकते हैं, इस मेजरमेंट की जो वैल्यू आ रही है उसकी टाइप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मेजरमेंट टाइप ऑफ कर लेते हैं, टाइप ऑफ, और चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ measurement.value क्या आ रही है। यहाँ पे हमें जो मेजरमेंट की जो 27 जो हम एंटर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि प्रॉम्प्ट मेथड से जो भी हम वैल्यू फीड करते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाती है, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा नंबर में, तब जाके इसमें ऐड होगी। अदरवाइज एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग कंकैटिनेट होगा। यहाँ पे 273 इसे जब हमने इसमें देखा था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में, और ये भी देखा था कि प्लस साइन आपका ऐड करने के लिए स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर देता है नंबर में, या फिर नंबर को स्ट्रिंग में, इस तरह से हमने कुछ देखे थे। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रहा है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में जो ये 273 ऐड हो रहा है ये उसमें कंकैटिनेट हो रहा है एक स्ट्रिंग की तरह, यहाँ पे एक नंबर की तरह बिहेवियर नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे नंबर आएगा ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, और आपकी रियल वैल्यू आपको 300 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है मेजरमेंट,
इसे एक बार कंसोल लॉग करके देख लेते हैं तो वो क्या रिजल्ट दे रहा है, तो उससे भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से जा रही है। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ अपना मेजरमेंट और जैसे ही मैं मेजरमेंट को अगर एंटर करूँ तो यहाँ पे 27, ओके। आपका मेजरमेंट जो है जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे टेम्परेचर टाइप जो है उसका जो स्ट्रिंग है यूनिट सेल्सियस स्ट्रिंग है और वैल्यू भी जो है वो स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है हमें कि जो हमारी वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं वो एक तरह से स्ट्रिंग जा रही है और इस बग को हमें सॉल्व करना है। तो हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे हमें नंबर फंक्शनैलिटी का उपयोग करना होगा। और इसे किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे हमने समझा था कि किसी भी नंबर को, किसी भी स्ट्रिंग को नंबर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें नंबर, एक जो नंबर का कंस्ट्रक्टर है उसे इन्वोक कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसे इन्वोक करते हैं हमारा वैल्यू जो है नंबर में लॉग होगा और हमें एडिशन देखने को मिलेगा। इस बार यहाँ पे 27 देखिए, जैसे ही मैंने इस बार 27 एंटर किया, आपका जो लॉग हुआ है नंबर 27 वो इस बार नंबर की फॉर्मेट में लॉग हुआ है। और जो आपका कॉन्केटिनेशन जो स्ट्रिंग का प्रॉब्लम आ रहा था वो अब रिजॉल्व हो चुका है और आपका 27 + 273 300 हमारा आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने इस तरह से इस बग को सॉल्व किया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है वो इस बार नंबर की तरह आई है। ये नंबर की तरह वैल्यू एंटर हुई है क्योंकि हमने इस वैल्यू को जब प्रॉम्प्ट में देते हैं उस पे नंबर का कंस्ट्रक्टर लगाया है तो वो नंबर कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग की फॉर्मेट से नंबर कन्वर्ट होगी और नंबर कन्वर्ट होती ही वो इसमें यहाँ पे इस फंक्शनैलिटी में आ जाएगी, 273 में ऐड होगी और आपका रिटर्न हो जाएगा केल्विन। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बग को सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पे हम बग को कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ जाए VS कोड में और यहाँ पे हम सोर्सेस में जाए और सोर्सेस में हमारे पास और एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हमारी फाइल है script.js, इसमें हमें हमारा प्रोग्राम देखने को मिलता है। अब ये प्रोग्राम किस तरह से रन हो रहा है हम इसे रन कर सकते हैं। किस तरह से, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो रन होगा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम कुछ ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और ब्रेक पॉइंट ऐड करने के लिए मैं ये प्रोग्राम नहीं लूँगा, कुछ और एक प्रोग्राम ले लेता हूँ। इसमें नहीं करते, हम एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये हर बार आपका जो कंसोल प्रॉम्प्ट आएगा वो आता ही रहेगा, वो हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, फॉर लूप ले सकता हूँ, एक सिंपल सी फॉर लूप ले लेता हूँ। फॉर i = let i = 0 i, अब हमें नंबर प्रिंट करने 10 तक, i > i < 10 और यहाँ पे मैं i ++ इंक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ console.log, इसमें प्रिंट कर सकता हूँ i और जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा i, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 10 नंबर तक प्रिंट हो चुके होंगे कंसोल में। देखिए 0 1 2 3 9 तक। अब मुझे 10 तक प्रिंट करना था, अब 10 तक क्यों नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम समझते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डीबग करते हैं कंसोल की सहायता से। सोर्स में जाएंगे और सोर्स में जाके अपने फाइल में जाएंगे स्क्रिप्ट में और यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं i की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे किस तरह से प्रोग्राम चलता है मैं यहाँ पे कुछ डीबगर लगा सकता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने जैसे ही क्लिक किया आपकी i की वैल्यू क्या रहेगी मुझे देखने को मिलेगी और मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब
आपकी रन होगी इटरेशन में, यहाँ पे ब्लॉक में आपको वैल्यू देखने को मिलेगी आई की। देखिए पहले इटरेशन में आपका जो वैल्यू है आई का, आई इज इक्वल टू 0, और कंसोल लॉग जब होगा तो मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट स्टेप की ओर जाना है तो इस बटन को दबाऊंगा, तो यहाँ पे आपकी जो आई की वैल्यू है 0 है, वो प्रिंट हो रही है कंसोल में आई। अब नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्सर आ चुका है हाईलाइटेड, यहाँ पे चेक कर रहा है वो कंडीशन कि क्या वो 10 से नीचे है या ऊपर है, और जैसे ही वो सेटिस्फाई होती है वो नीचे एंटर करेगा और फिर प्लस प्लस पे जाएगा। देखना यहाँ पे मैं फिर से आया, प्रिंट किया, आई की वैल्यू 1 हुई, कंसोल लॉग में हुई, और साथ ही साथ वो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर पे गया है इस बार, है ना, और इसे इंक्रीमेंट किया और आई की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे 2 होगी इस बार। जब मैं इसे प्रिंट करता अगेन रन करता हूँ तो आई की वैल्यू हो गई 2। चेक कर रहा है कंडीशन, आई की वैल्यू 2 है। अब ये क्या 10 से नीचे है? हाँ 10 से नीचे है, तो ये कंसोल में अब प्रिंट करेगा। अब ये कंसोल में फिर से जाके प्रिंट करेगा। देखिए कंसोल में प्रिंट कर दिया इसने आए। अब फिर से हम चेक करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका ये डीबगर टूल आपके काम आ सकता है, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। और इसे हटाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो आपका ये हट जाएगा। तो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं ये कंसोल लॉग के पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंसोल लॉग लिख लेता हूँ, और इस कंसोल लॉग में लिखूँगा हेलो। हेलो, और साथ ही साथ मैं जब लूप रन होगी इसमें भी कंसोल लॉग लिखूँगा, इसमें लिखूँगा हाय। ओके, और इसमें मैं स्ट्रिंग लिटरल का उपयोग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग का उपयोग करके इसमें हाय और आई दोनों को प्रिंट करूँगा। ठीक है, इसमें इस तरह से ना करते हुए मैं यहाँ पे डॉलर क्वेरी देता हूँ, और डॉलर क्वेरी में मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूँगा। हाई 1 2 3 इस तरह से अब हमारा प्रिंट होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। देखिए हमारा प्रोग्राम नया वाला आ चुका है। अब मैं डीबगर, सबसे पहला डीबगर जो लगाऊंगा यहाँ पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम प्रिंट होगा, देखिए आपका पहली लाइन प्रिंट हो चुकी है, हेलो हो चुका है, और यहाँ पे आई की वैल्यू जो है 0 है। पहली बार में जो रन हो रहा है अभी तक वहाँ पे लूप तक पहुँचा नहीं है, इसी स्टेप पे आया है फॉर लूप के। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, अगली स्टेप में लेके जाऊंगा, आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 होगी। अब ये लूप में एंटर कर चुका है, और लूप में एंटर कर चुका है, 0 वैल्यू हो चुकी है आपकी आई की, और एक कंडीशन चेक करेगा हर बार। अब अगली बार जब जाएगा ये कंसोल आई इसमें जाएगा, और अगली बार जो स्टेप रहेगी उसमें हाई प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे आया, और नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है जहाँ पे आपका हाई प्रिंट हुआ है। और इस तरह से मैं इसे फिर से रन करूँगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा। तो इस तरह से आप डीबगर टूल में भी इसे उपयोग कर सकते हैं। डीबगर टूल का उपयोग करके आप अपने प्रोग्राम में कहाँ बग है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम डीबगर टूल बग सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। छोटा सा एग्जांपल देखा। अब ये तो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है। जैसे ही हमारे प्रोग्राम में आगे चल के बग आएंगे, हम उसे हैंड्स ऑन कोड के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे ऐसी चीज़ें रैंडमली सीखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये तो मैं बस एक बेसिकली बताना चाहता था कि इस तरह से कुछ होता है, और आगे चल के जब हम एडवांस लेवल पे कोडिंग करेंगे, वहाँ पे जब डीबगिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो कि ये कहाँ से आया है, कंसोल कहाँ से आया है, ये ब्रेक पॉइंट कहाँ से लगाए, ये हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसलिए हमने एक बेसिकली देख लिया है। तो यहाँ के लिए इतना ही। तो आज हमने देखा कि VS कोड की कुछ सेटिंग्स देखी, जिसमें हमने VS कोड में जो आपका लाइव सर्वर किस तरह से चलाना है वो देखा, Node.js डाउनलोड करने किस तरह से किया जाता है वो देखा, साथ ही साथ लाइव सर्वर डाउनलोड किया हमने, नोड पैकेज मैनेजर
नोड पैकेज रिपोजिटरी जो है npm उससे, और उसमें लाइव सर्वर भी चलाया, और वही लाइव सर्वर हमने यही भी चलाया है, और उसी लाइव सर्वर जो 8080 पोर्ट पे चल रहा है, हर सेव प्रोग्राम में चेंज करने के बाद जब हम सेव करते हैं तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है आपके लाइव सर्वर में, ये भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने डीबगिंग किस तरह से की जाती है इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो एक एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज में हम एक छोटा सा गेम बनाएंगे। उस गेम में हम वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे कि एक रैंडमली वैल्यू जनरेट करेंगे, और यूज़र को उस रैंडम वैल्यू को प्रेडिक्ट करना होगा, और उसमें हम नेक्स्ट टाइम जो मिलेंगे तो देखेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।